वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड। और इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसने नहीं देखा वो फटाफट से जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 एंड आउटलाइन। हमने पहले देखे कि वर्ल्ड वॉर 2 होने के रीजंस क्या थे, क्या फैक्टर्स हुए, कैसे बाकी सारी कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ थी और कैसे उन्होंने आगे सारी चीजें को प्रोसेस किया। और अब हम देख रहे हैं इस वीडियो का स्टार्टिंग में कि वर्ल्ड वॉर 2 आखिर में कितना भयानक था। With the commencement of the World War II, the world was again divided into two groups। जैसे कि हमने चैप्टर 2 के अंदर देखा था कि वर्ल्ड वॉर का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर भी दो ग्रुप्स बन चुके थे, वैसे ही सेम वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी दो ग्रुप्स डिवाइड हो चुके थे, यानी कि सारे वर्ल्ड की कंट्रीज दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। ऑन वन साइड वाज द ग्रुप ऑफ अलाइड नेशन लीड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस। एक तरफ वही अलाइड नेशन था जिसको लीड कौन कर रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस लीड कर रहे थे। On the other side was the group of Axis nation comprising of Germany, Italy and Japan। और दूसरी तरफ था Axis nation जिसके अंदर मेन जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, इटली एंड जापान। Besides this, some other factors with war dividend mentally had entered into this। Japan taken the American Navy at Pearl Harbor, ठीक है। और धीरे धीरे बाकी सारी जो कंट्रीज थी वो अपने अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग अलाइड नेशन और एक्सिस नेशन के अंदर ज्वाइन होने लगे। हम वापस समझते हैं वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था। अपने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 में सेम पूरी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। एक थी अलाइड नेशन जिसको लीड कर रहे थे इंग्लैंड एंड फ्रांस, और एक था एक्सिस नेशन जिसके अंदर मेन थे जर्मनी, इटली एंड जापान। और बाकी सारी कंट्रीज उनके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पार्टीज ज्वाइन कर रही थी। और वहीं पर जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर। एज अ रिजल्ट अमेरिकन गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटेलिएट इट जॉइंड द अलाइड नेशन, thus making it stronger. When the war was going on its full swing, American dropped atom bombs on two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, in order to stop Japan from moving any further। अभी हम बात करते हैं जापान की। तो जापान ने जो है वो अमेरिका की नेवी आर्मी पे, अमेरिका की नेवी आर्मी जो पर्ल हार्बर में थी वहां पर उन्होंने अटैक कर दिया। किसने किस पर किया? जापान ने अमेरिकन नेवी पर अटैक कर दिया। अमेरिका को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगा। अमेरिका ने बाद में अलाइड नेशन को ज्वाइन किया जो इंग्लैंड और फ्रांस लीड कर रहे थे। और अलाइड नेशन को ज्वाइन करने के थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने जापान के दो सिटी जिसका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब पर अटैक कर दिया जापान को आगे रोकने के लिए। कि जापान जो है वो इस वॉर के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा था, बिकॉज सबको पता है जापान के पास टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा थी, उसके पास वेपन्स अच्छे थे। इसीलिए उन्होंने, अमेरिका ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब का हमला कर दिया कि जापान आगे फर्दर कोई भी एक्टिविटी कर ना पाए। और ये आपने ऑलमोस्ट सबने सुना ही होगा कि हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब तब जो उन्होंने ब्लास्ट किया था उसका असर आज भी देखने को मिलता है। और कहीं इस तरीके का कोई आपको सिनेरियो उस टाइम पर क्रिएट हुआ था। In order to stop Japan from moving any further, 1,24,000 Japanese cities lost their lives and there was एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। और जापान के अंदर यानी हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान की सिटीज है वहां पर बहुत ही भयानक एटमॉस्फेयर हो चुका था। तकरीबन 1,24,000 यानी 1,24,000 लोगों की मौत हो गई थी उस सीन के अंदर। जापान सरेंडर्ड 11 अगस्त 1945 एंड वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड। और जैसे ही जापान के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ 11 अगस्त 1945 को जापान ने डिसाइड किया सरेंडर करना है, यानी कि वो वर्ल्ड वॉर 2 से सरेंडर कर रहे हैं, उनको आगे कोई भी वॉर नहीं करना है। और यही से वर्ल्ड वॉर 2 कहीं ना कहीं एंड होने की कगार पर आ गया कि ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गया। बिकॉज ये जो भयानक सिनेरियो था ये पूरी दुनिया को, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इससे डर चुकी थी और सबको तब पता चल चुका था कि अभी ये वॉर वगैरह सिचुएशन एंड करने में ही भलाई। और इसी की सीन के साथ वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड होने पे आ चुका था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इमीडिएट इफेक्ट्स। यानी कि वर्ल्ड वॉर तो हो गया बट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स क्या हुए। जब भी कोई चीज होती है तो उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट्स क्या थे? सबसे पहला था इकोनॉमिक इफेक्ट, यानी कि पैसों को लेके क्या इफेक्ट हुआ कंट्रीज पर। दिस वॉर हैड कॉज्ड हॉरिडियस डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड, ऑल द इन्वॉल्व्ड नेशन हैज इंकर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस।
ये बहुत ही भयानक सीन था जो पूरी दुनिया में हुआ था, और जितनी भी कंट्रीज इस दुनिया के वॉर के अंदर इंक्लूडेड थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, उन सबको बहुत ही ज्यादा भारी एक्सपेंस यानी कि खर्चा हुआ था। अमेरिका had spent $350 billion and other nation had spent more than $1,000 billion। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर तकरीबन $350 बिलियन का एक्सपेंस किया था, और वहीं पर बाकी सारे नेशंस ने $1,000 बिलियन का खर्चा किया था। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू, और ये खर्चे के अलावा भी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से या कहीं ना कहीं एटॉमिक हमले की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई थी। इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी 1 कांट इमेजिन। और इसी की प्रॉपर्टी की बात करें तो इंग्लैंड को तकरीबन 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर, और जर्मनी का तो हम सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा हुआ था। द नेशन ऑफ द वर्ल्ड गेव मोर इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म एंड एम्यूलेशन, सो देयर वाज अ स्कैर्सिटी ऑफ थिंग फॉर बेसिक नीड्स। पूरी दुनिया वॉर के चक्कर में सिर्फ हथियार बनाने में लग चुकी थी, उन्होंने अपना सारा पैसा हथियार बनाने में लगा दिया, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर जो बेसिक नीड होनी चाहिए, यानी कि जो लोगों को, सिटीजन्स को जो बेसिक सारी चीजें मिलनी चाहिए, उसकी स्कैर्सिटी यानी कि कमी देखने को मिली। प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन इंक्रीज, पीपल वे आर स्ट्रगलिंग फॉर लिवलीहुड। प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका था, बेसिक नीड बिल्कुल भी थी नहीं। वहां के वॉर के बाद जितने भी लोग थे नेशंस के अंदर, जो सिटीजन्स थे, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। There were scarcity for necessary goods in the market. The economic life of people was shattered, और इकोनॉमिक जो पूरी लाइफ थी वो शैटर्ड हो गई थी, यानी कि वो ध्रुज जाती है, वैसे पूरी इकोनॉमिक जो लाइफ थी वो ध्रुज चुकी थी, पूरी शैटर्ड हो चुकी थी देशों के अंदर। और जो बेसिक नीड होते हैं उसकी मार्केट में स्कैर्सिटी देखने को मिल रही थी, यानी कि आप समझो कि दूध नहीं है मार्केट में अवेलेबल, कपड़े मार्केट में अवेलेबल नहीं है, खाना बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। ये सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज को स्ट्रगल करना पड़ा था। As a result, the nation of the world were pushed into the economic depression. There were major changes in the world politics and economy. और इसी की वजह से पूरी दुनिया एक डिप्रेशन के माहौल में चली गई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन के माहौल में चली गई थी कि किसी के पास पैसे नहीं है, सबको वापस स्टैंड बाय पर करना है, अपने सिटीजन्स को डेवलप करना है। तो ये सारे सिनेरियोस कहीं ना कहीं पुश किया था कि जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी थी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स था वो उस टाइम से चेंज होना शुरू हो गया था। Second व्यक्त है communalism in China. Many nations of the world were impressed by the way Russia had made a fast progress with its communist measures. ठीक है, अगर हम बात करें कि रशिया की, तो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा अगर सबसे स्पीड किसी ने डेवलपमेंट किया हो तो वो थी कंट्री रशिया। सब लोग रशिया को देख के इंप्रेस थे कि कैसे कम्युनिस्ट जो कम्युनलिज्म मेथड होती है वो यूज करने की वजह से रशिया बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल फास्टर ग्रोथ कर रहा है विद द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917। और वो हुआ था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 के अंदर, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 के अंदर इन डिटेल देखा हुआ है। चाइना टू वॉज इम्प्रेस्ड, जापान had become weak after the second world war। चाइना जो था वो कहीं ना कहीं रशिया से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और रशिया की तरह ही अपने कंट्रीज को डेवलप करना शुरू कर दिया था। बट अगर बात करते हैं जापान की, तो जापान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसको उस टाइम पर सबसे बड़ा एटॉमिक हमला हुआ था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, जिसकी वजह से जापान बहुत ज्यादा शैटर्ड हो चुका था। अंडर दिस सर्कमस्टेंस इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैज रिसीड, और इसी की वजह से चाइना के पास ज्यादा कंट्रोल आ रहे थे कि जापान कहीं ना कहीं वीक था। बाकी सारी कंट्रीज भी अपने आप में क्या कर रही थी कि अपने आप का इकोनॉमी डेवलपमेंट स्टेबल कर रही थी, वहां पे चाइना ने थोड़ा एक स्टेप आगे हमेशा रखा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, Mao Zedong established communist rule in 1949 at the end of a revolution in China। और ये सारे एडवांटेज देखने के बाद उस टाइम के जो वहां पर मेजर इंसान होंगे माओ सेडुंग, ठीक है, उन्होंने वहां पर एस्टेब्लिश किया चाइना के अंदर, क्या एस्टेब्लिश किया, कम्युनिस्ट रूल, यानी कि हर एक अपने अपने उन्होंने रूल्स एस्टेब्लिश किए, स्ट्रिक्ट रूल एस्टेब्लिश किए, कम्युनिस्ट रूल एस्टेब्लिश किए, जिसकी वजह से जो चाइना है उसका रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिला। चाइना आज वन ऑफ द मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लो या एग्रीकल्चर बेस्ड ले लो, चाइना बहुत ज्यादा आगे कहीं ना कहीं है। थर्ड इफेक्ट है द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोल्ड वॉर बेसिकली क्या होता है तो हम पहले समझ लेते हैं। कोल्ड वॉर यानी कि दोनों झगड़ नहीं रहे पर दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। कैसे कोई झगड़ा होता है उसके बाद एक दूसरे को मन से वो चाहते नहीं है, मन से एक दूसरे की तरफ गुस्सा है, एक तरफ की तरफ गिले शिकवे है, उसको बेसिकली बोला जाता है कोल्ड वॉर। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमको देखने को मिला आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर पावर्स, अमेरिका एंड रशिया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया 2 सुपर पावर के बीच में बढ़ चुकी है और दोनों सुपर का नाम है अमेरिका एंड रशिया। पूरी दुनिया जो है वो 2 सुपर पावर्स के बीच में बढ़ गई। ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशन वेयर फ्रेंड्स, बट आफ्टर द वॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है,
वॉर के टाइम पर दोनों दोस्त थे, अमेरिका और रशिया दोनों दोस्त थे वॉर के टाइम पर, बट वॉर के बाद उनके ओपिनियंस मैच नहीं हुए, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसके वजह से दोनों एक दूसरे के अपोज में आ गए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। Thus the Democratic America and the Communist Russia have become mutually opposite group, और इसी की वजह से डेमोक्रेटिक अमेरिका और कम्युनिस्ट रशिया दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ हो गए। Other small nation of the world joined these two groups according to their convenience, और बाकी सारे जो उस टाइम के कंट्रीज थे उन्होंने अपने तरीके से अपने को, मतलब कि सपोज के ग्रुप होता है, ग्रुप का एक लीडर अमेरिका, एक लीडर रशिया है, बाकी सारी कंट्रीज को जो सही लगा वो उसके साथ जुड़ने लग चुके थे। The war of words and the war of ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion created the atmosphere of Cold War. Many a times the situation for the Third World War seemed to be created, और दोनों के बीच में जो थॉट्स का मैच ना होना, दोनों का एक दूसरे के प्रति कोई अटैक ना करना, बट उनके जो स्वभाव होता है, बिहेवियर होता है, उसमें दिखता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज भी कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया की बनती नहीं है। तो इसको बोला जाता है कोल्ड वॉर का उनका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो आज भी आपको देखने को मिलता है कि आज भी वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं करते, ना उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं। तो ये सारी चीज होती है बेसिकली कोल्ड वॉर के अच्छे से बात ना करना, एक दूसरे के बिहेव अच्छे से ना करना, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कई बार हुई है कि लोगों को लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। तो ये सारी जो बेसिकली सिचुएशन होती है उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर, और ये इफेक्ट्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। अब वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, बट इसको शांति रखने के लिए जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, बट लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहा था, बट इस बार जो बना था यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस की वजह से वर्ल्ड के अंदर पीस आई, सिक्योरिटी आई, और यूनाइटेड नेशन कैसे बना और क्या उसके रोल्स है वो अभी हम लोग इस आगे कंटिन्यू करेंगे। यूनाइटेड नेशन ये जो है वो है एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन का लोगो या फिर उनका एम्बलम, उनकी पहचान बोल सकते हो, जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है कि वर्ल्ड सिक्योरिटी, वर्ल्ड पीस यहाँ पर मेंटेन होता है। At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace, but the fact that the World War II occurred mean the League of Nations was a failure. ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, बट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, यानी कि लीग ऑफ नेशन जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, और लीग ऑफ नेशन के फेलियर की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था। At the end of the At the end of the World War II, on 24th October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security and coexistence. The world, its headquarters was in न्यू यॉर्क। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945, डेट याद कर लेना, 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज वगैरह में देखने को मिलेगा कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो उसकी डेट है 24 अक्टूबर 1945 में हमारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क। और इसका काम क्या है, तो पूरी दुनिया के अंदर पीस यानी कि शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी मेंटेन रखना, सारी कंट्रीज के बीच में आपस में रिलेशन अच्छे हो, को एग्जिस्टेंस हो, कंपनी, ये सारे जो फैक्टर्स थे ये यूनाइटेड नेशंस के फैक्टर थे। कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये जो है ये बेसिकली क्या है, तो कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जहां पर सारे कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के अंदर इंक्लूड होती है, उनके फ्लैग्स वहां पर होते हैं। America's effort to establish United Nations has already begun from the time it joined the Second World War. अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया तभी से उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाने की प्लानिंग सोच ली थी, कैसे करना है ये सारी चीजें, मतलब अमेरिका यूनाइटेड नेशन के अंदर इन्वॉल्व कहीं ना कहीं था। The American President Roosevelt made 4 important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. उस टाइम के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूसवेल्ट, ठीक है, उन्होंने बेसिकली 4 ऐसे फैक्टर्स बताए, जो 4 फैक्टर्स फ्रीडम के रिलेटेड होंगे, फ्रीडम यानी वर्ल्ड फ्रीडम के रिलेटेड, कि इंसान को बेसिकली ये 4 फ्रीडम तो हर कंट्री को देनी ही चाहिए, रिलेटेड टू फ्रीडम हो गया, पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यानी कि कैसे इंसान को रहना चाहिए, क्या उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कैसे पूरा एक इंसान को मेन 4 चीजें तो मिलनी ही चाहिए। ये उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस यानी कि अमेरिकन वहां की जो सरकार थी उनके सामने उन्होंने ये चीजें रखी थी, जिसमें से 4 था। पहला, फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट यानी क्या कि हर एक इंसान को बोलने का हक होना चाहिए, उसके थॉट्स एक्सप्रेस करने का हक होना
चाहिए। सेकंड है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि वो जो रिलीजियस चाहता है वो रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि उसको कौन सा रिलीजन चूज करना है। थर्ड है इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, इंसान जैसे चाहे वैसे अपनी इनकम कर सकता है। एक गरीब अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो वो कर सकता है, कहीं पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए नहीं। फोर्थ द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, सबसे मेन कि हर एक इंसान को डर से छुटकारा मिलना चाहिए। कोई भी इंसान को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस हो गई, गवर्नमेंट हो गई, वो हमारे लिए काम करती है, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान को दूसरे सिटीजन को एक दूसरे सिटीजन से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे 4 फैक्टर जो थे ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस टाइम पर अनाउंस किए थे। लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट and the British Prime Minister Churchill prepared a 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कौन थे, रूजवेल्ट, और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था चर्चिल। इन्होंने बेसिकली 8 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने 8 पॉइंट बनाए। कहां पर बनाए, तो जब वो अटलांटिक ओशन में एक शिप पर थे तब उन दोनों ने मिलकर कोई बेसिकली 8 पॉइंट्स का एक ब्रीफ एग्रीमेंट बनाया था, which later came to be known as Atlantic Agreement। और क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ये पूरा अटलांटिक ओशन के अंदर शिप के अंदर बनाया था, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट को नाम दिया गया अटलांटिक एग्रीमेंट। The agreement include matters like maintaining freedom and sovereignty of every nation, peace, security, social and economic welfare and disarmament। ये एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था, तो पहला था मेंटेनिंग फ्रीडम, यानी हर एक कंट्री को फ्रीडम होनी चाहिए, हर एक इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए, उसके बारे में उसमें बात की हुई थी। सेकंड था सोवेरिटी ऑफ एवरी नेशन, हर एक नेशन की अपनी जो प्रगति होती है, अपने तरीके से जो चलना होता है उसको वो चीज मिलनी चाहिए। फिर आता है पीस सिक्योरिटी, ठीक है, शांति बनाए रहनी चाहिए, हर एक कंट्री की अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बॉर्डर लाइंस होनी चाहिए, हर एक कंट्री का अपना एक शांति माहौल होना चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, उस कंट्री का सामाजिक तरीके से, उसके अलावा इकोनॉमिकल तरीके से, यानी सामाजिक और अर्थव्यवस्था दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मेन था डिसआर्मामेंट, यानी कि कंट्रीज को हथियार बनाने के ऊपर रोक लगाने होंगे, क्योंकि हथियार पर सारा पैसा जा रहा है, कंट्री पर कोई पैसा लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं डिसआर्मामेंट भी होना चाहिए। देन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस। और कौन कौन लोग, तो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग कहां पर की थी, मॉस्को के अंदर, which came to be known as मॉस्को डिक्लेरेशन। और इसको बाद में मॉस्को डिक्लेरेशन भी बोला गया, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मेगा कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर आकर वर्ल्ड पीस, यानी कि दुनिया में शांति कैसे बनाए रखे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन नवंबर 1943 3 सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान, ठीक है, और नवंबर 1943 के अंदर 3 सुपर पावर्स ने मिलकर तेहरान के अंदर एक मीटिंग की थी। The respective of 50 nation prepared the agreement for the United Nations as Washington September 1944। और वहीं पर सितंबर 1944 में वॉशिंगटन में बाकी की 40 कंट्रीज ने मिलकर यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करने का एग्रीमेंट्स बनाए, यूनाइटेड नेशंस में ज्वाइन होने के एग्रीमेंट्स बनाए। ऑन अक्टूबर 24, 1945 the 51 member nation declared the establishment of United Nation। और फाइनली अक्टूबर 24, 1945 जो हमने डेट देखी, 24 अक्टूबर 1945 में 51 देश यानी 51 कंट्रीज ने मिलकर यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया, यानी कि यूनाइटेड नेशन को एक ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है, और ये 51 कंट्रीज के अंदर इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट था। Since then 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। Presently 193 nations are member of the United Nation। और अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 193 कंट्रीज इंक्लूडेड है, जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूडेड है। जब हमने शुरुआत किया, हमने यानी कि जब यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ 24 अक्टूबर 1945, तब उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, कितनी कंट्रीज थी, 51 कंट्रीज के साथ शुरू हुआ था, जो अभी चल के टोटल 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स क्या है, किस फंक्शन में यूनाइटेड नेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्या यूनाइटेड नेशन उसके अंदर इंक्लूड करता है। तो द स्ट्रक्चर एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट्स एम इंक्लूड 6 ऑर्गन। बेसिकली 6 ऑर्गन इंक्लूड होते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। फर्स्ट जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टशिप काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस एंड
सेक्रेटरी, ठीक है। ये सारे 6 ऑर्गन्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स है। धीरे धीरे एक एक करके हम ये 6 ऑर्गन्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हंगाई, नेदरलैंड। ऑल अदर काउंसिल्स आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है। ये 6 काउंसिल्स में से जो इंटरनेशनल कोर्ट है वही सिर्फ नेदरलैंड के हैंग्यू में है। बाकी सारे 5 ऑर्गन्स की मेन जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर ही सिचुएटेड है। अब हम यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स को इन डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट है जनरल असेंबली। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूएन इज द जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन का सबसे मेन और सबसे बड़ा जो ऑर्गन्स है वो है जनरल असेंबली। इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। इस जनरल असेंबली के अंदर जितनी भी कंट्रीज होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स होती है, जो कंट्री यूएन की मेंबर्स है, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर आते हैं। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू दिस, बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड। हर एक कंट्री के 5 मेंबर्स यहां पर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई 5 लोग जाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर। बट जब कोई डिसीजन के ऊपर वोटिंग लेनी होती है तो वोटिंग पर कंट्री डिसाइड होता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो 5 लोग वहां पर गए वो 5 अलग अलग वोट देंगे, नहीं। 193 कंट्रीज है तो इंडिया 1 वोट देगी, अमेरिका 1 वोट देगी, रशिया 1 वोट देगी। इस तरीके से हर एक कंट्री का वोट कंसीडर किया जाता है। और मेंबर कितने जाते हैं तो हर एक कंट्री से 5 सिलेक्टिव मेंबर्स जाते हैं। फर्स्ट, इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है? जैसे इंडिया का बाकी कोई कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, बाकी कंट्रीज के दूसरी कोई कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर वो लोग डिस्कस कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, कोई एक कंट्री को एडवाइस कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये सारा बेसिकली जनरल असेंबली में होता है यूएन की। सेकंड, इट एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एलोकेट्स द एक्सपेंस। यूनाइटेड नेशन में जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो बजट पास करवाते हैं, मतलब बजट रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर बजट पास होता है फॉर वर्ल्ड पीस एंड ऑल दीज ऑर्गन्स के लेकर कितना एक्सपेंस होगा, कितना खर्चा होने वाला है, वो सारी चीज डिस्कस होती है। थर्ड है, इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशंस, ह्यूमन राइट, डिसआर्मामेंट एंड अदर इंटरनेशनल मैटर। पूरी दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात होती है कि क्या पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री को थोड़ा डेवलपमेंट में पुश देने की जरूरत है, ये सारी बात चलती है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात चलती है कि हर एक कंट्री के अंदर रहने वाले सिटीजन्स को ह्यूमन राइट्स अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। डिसआर्मामेंट के बारे में बात होती है कि एक कंट्री कितना हथियार, वेपन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, वो सारे चीजों के बारे में बात होती है। और बाकी सारे इंटरनेशनल मैटर्स यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड वगैरह, टैक्स वगैरह, टैरिफ्स वगैरह, इन सारे के बारे में भी वहां पर बात होती है। फोर्थ, दैट डिसीजंस आर टेकन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन जनरल मैटर्स। जितने भी मैटर्स वहां पर होते हैं, मतलब कुछ भी बात चल रही है तो उस पर कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा, तो डिसीजन लेने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी हमेशा काम आती है। 2/3 की मेजॉरिटी से सारे यूनाइटेड जनरल असेंबली में डिसीजंस लिए जाते हैं। सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल भी यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस विच America, Britain, France, Russia and China. Other 10 countries are non-permanent members. They are elected for a term of 2 years by the General Assembly. This council enjoys tremendous power in order to maintain international peace and security. अब हम बात करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल की। तो यूएन के अंदर 5 जो होती है ना, वो सबसे परमानेंट हाउस जिसको बोला जाता है, परमानेंट कंट्रीज बोला जाता है कि वो उनके डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वो 5 कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन के। उसके अलावा बाकी की और 10 कंट्री होती है जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उनको हर 2 साल में क्या किया जाता है, तो रिप्लेस किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। दिस काउंसिल एंजॉय ट्रेमेडियस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये जो कंट्रीज होती है ना, ये जो मेन 5 कंट्रीज की मैंने बात की, इनके पास बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पावर होता है पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर को लेके या बाकी सारे मैटर्स को लेके भी इन 5 का बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले होता है। It solve the problem and disputes of the nation peacefully through negotiation and mediations. When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि 2 कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है या कोई चीज होती है तो नेगोशिएट करवाने में यूएन हेल्प करता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी काउंसिल्स जो है वो नेगोशिएशन करवाने के लिए काम में करते हैं कि भाई 2 कंट्री के बीच में कोई चीज को लेकर नेगोशिएट हो रहा है, भाव ताल हो रहा है, मतलब
मांडवाली हो रही है, वैसे सारी चीजें, मेडिएशंस बनते हैं, मेडिएशन यानी एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेट करना है बट वो करते नहीं है या कर नहीं सकते, तो बीच में एक और मेडिएटर आता है जो दो कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं वीटो पावर की। व्हाट इज वीटो पावर और राइट ऑफ डिनाई, ठीक है, दोनों एक ही है। वीटो पावर क्या होता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है कि ये पर्टिकुलर मैटर होना चाहिए, ये डिसीजन होना चाहिए, तो जो 5 हमने मेन परमानेंट कंट्रीज की बात की ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, अगर उसके सपोर्ट में यानी यस के वोट में अगर एक भी कंट्री ने नो बोला तो वो डिसीजन कभी भी लिया जाएगा नहीं। यानी कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है उनके हमेशा हाँ होनी चाहिए। अगर वो हाँ बोलते हैं तो ही कोई चीज आगे वो प्रोसीड होती है, आगे उस चीज को लागू किया जाता है। अगर 5 में से एक भी कंट्री ना बोलती है तो वो चीज कभी भी डिक्लेयर्ड होती नहीं है। रशिया हैज यूज्ड दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। रशिया जो है इसने ये वीटो पावर हद से ज्यादा बार यूज किया हुआ है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम टाइम बार यूज किया हुआ है। देखते हैं कि वीटो पावर किसने, लास्ट 2006 का रिपोर्ट है कि 2006 में किसने कितना वीटो पावर यूज किया था। रशिया ने सबसे ज्यादा यूज किया था 122 टाइम्स, अमेरिका ने 82 टाइम्स, ब्रिटेन ने 32 टाइम्स, फ्रांस ने 18 टाइम्स और सबसे कम चाइना ने ओनली 4 टाइम्स इन्होंने अपना वीटो पावर यूज किया हुआ है। थर्ड काउंसिल की बात करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज आल्सो नोन एज इकोसॉक यानी ECOSOC, इसको इकोसॉक भी बोला जाता है, इकोनॉमिक काउंसिल एंड सोशल काउंसिल। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर फॉर 3 years. This council tries to raise the standard of living of the nation of the world without any bias of religion, caste, region. This council and its sub council work all over the वर्ल्ड। बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स की। इस फैक्टर के अंदर वो लोग देखते हैं इकोनॉमिक और सोशल यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। लोगों की हेल्थ कैसी है, सोशल लोग कैसे जी रहे, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या, और उनको डेवलप करने के लिए ये लोग काम करते हैं। और इसके जो सब काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी नीचे देखेंगे, FA हो गया, WHO हो गया, ये सारे जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ये लोग काम करते है। सबसे पहले आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले इनका सब काउंसिल है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करता है, हेल्थ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करता है। सेकंड है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उनके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का जो काम है वो काम करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थर्ड है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, फिशरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इनको इंकरेज करना, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स कैसे बिक रहे हैं वो सारी चीजें देखना, रेज ऑफ न्यूट्रिशन लेवल कितना जा रहा है फूड्स के अंदर, वो सारी चीजों को डेवलप करने का काम इनका होता है। नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू प्रोवाइड राइट एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो मजदूर होते हैं वो मजदूर को हक देने का काम जो है वो काम करता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड नाउ, ठीक है, थोड़ा इसके अंदर इन लोगों ने चेंज किया हुआ है, इमरजेंसी फंड की जगह सिर्फ चिल्ड्रंस फंड रखा है। अंडरटेक चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, फूड एंड एजुकेशन। पूरी दुनिया के जितने भी बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखना कि उनको अच्छे से एजुकेशन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है, उनकी परवरिश अच्छी हो रही है, ये सारा काम जो है वो यूनिसेफ हैंडल करता है। एंड लास्ट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इंप्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस बाय रिमूविंग इलिटरेसी, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, प्रोवाइडिंग जस्टिस एजुकेशन इन साइंस एंड कल्चर रिसोर्सेज। बिसाइड दिस देयर आर सब काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल व्हिच अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का बेसिकली काम होता है पूरे वर्ल्ड पर एजुकेशनल लेवल देखना, कल्चरल लेवल देखना, साइंस लेवल देखना, यानी कि हर एक कंट्री के अंदर एजुकेशन कितना चल रहा है, वहां पर्टिकुलर की कल्चर क्या है उस कंट्री का, वहां का साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट कितना डेवलप्ड हो रहा है। आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला हुआ है, यानी कि यूनेस्को ने उसको देखा कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट जगह यहाँ पर घूमने जैसा है, यहाँ पर जो
यूनेस्को ने देखा कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर रिसर्च अच्छे से हो सकती है, घूमने के लिए अच्छा है, तो यूनेस्को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड करती है। तो यूनेस्को बेसिकली एजुकेशनल लेवल देखती है और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का देखती है कि लिटरेसी की वजह से, मतलब अनपढ़ लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, वो सारा रेशियो देखती है। कल्चरल देखती है कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर कितना जिंदा है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक अलग कल्चर होता है, वो कल्चर उनके लिए बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो बेसिकली जो यूनेस्को है वो इन सारी चीजों के ऊपर काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब काउंसिल्स है जो यूएन के सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल के अंदर इंक्लूड काम करते हैं, यानी कि और वर्ल्ड लेवल पर पूरे फैक्टर्स को देखते हैं और बाकी सारी चीजों की रिपोर्ट्स बना के उनको डेवलपमेंट करने में पूरी कोशिश करते हैं, गाइडेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं। फोर्थ देखते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल। There are 5 permanent member nation in this council. The representatives elected by the General Assembly are included here. अगर हम बात करते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल की, तो जो हमने पहले ऊपर देखे कि 5 मेंबर्स जो परमानेंट 5 मेंबर होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो जनरल असेंबली के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है, यानी कि जनरल असेंबली के अंदर तो ये 5 मेंबर इंक्लूड होते हैं, बट ट्रस्टशिप के अंदर भी इनका मेन रोल प्ले होता है। It oversees matter pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate. Also nation defeated in the Second World War as well as its social, economical, political development. ठीक है, इसके अंदर देखा जाता है कि कोई ऐसी कंट्री तो नहीं है जो अभी भी कहीं पर फंसी हुई है, यानी कि जैसे कैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल करते थे वैसे वो कंट्री के ऊपर कोई और रूल कर रहा है तो उनको छुड़ाने की जिम्मेदारी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो कंट्रीज हार चुकी थी, जो डिफीट हुई थी, उनका सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चीजों को डेवलप करना, जैसे जापान का तीनों ही खत्म हो चुका था तो तीनों को वापस अच्छे से डेवलप करवाना, बाकी सारी कंट्रीज का इन सारी चीजों में ध्यान देना, ये सारा जो मैटर है वो ट्रस्टशिप काउंसिल के अंदर आता है। फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट्स हेडक्वार्टर इन द सिटी ऑफ हेग, नेदरलैंड। ठीक है, हमने पहले भी देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो नेदरलैंड के हेंग्यू में है। देयर आर 15 जजेस इन इट। ठीक है, इस कोर्ट के अंदर टोटल 15 जज होते हैं हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years और हर एक जज 9 साल के लिए काम करता है। इट्स ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशन, gives verdict on international dispute presented before it and gives legal advice। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कोई दो देश के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सुनवाई यहाँ पर होती है, उसको सॉल्व किया जाता है, जहां पर जरूरत होती है वहां पर फाइन वगैरह दिया जाता है, वरना मेजोरिटी एडवाइस दी जाती है, समझाया जाता है और उनके बीच में कोलैब करवाया जाता है, यानी कोऑपरेशंस करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो कंट्रीज आगे चल के और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे और उनके रिलेशंस अच्छे रहे। लास्ट ऑर्गन की बात करते हैं, सेक्रेटरीट। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड सेक्रेटरीट। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूनाइटेड नेशन का उसको बेसिकली सेक्रेटरीट बोला जाता है। जो जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years। ठीक है, हर एक यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद उसका इलेक्शंस वापस होते हैं। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट्स, ट्रांसलेटर एंड एक्सपर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करने के लिए बेसिकली सेक्रेटरीज दिए जाते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ दिया जाता है, असिस्टेंट दिए जाते हैं, ट्रांसलेटर दिया जाता है। ट्रांसलेटर क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है तो उसको तो 193 कंट्रीज के साथ बात करना, तो ट्रांसलेटर के वो अपनी बात और लैंग्वेज में बता सके, कोई और लैंग्वेज के बाद उस तक पता चल सके, इसलिए बीच में ट्रांसलेटर्स भी होते हैं। एंड एक्सपर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल, और एक्सपर्ट्स लोग भी दिए जाते हैं जो सेक्रेटरी जनरल की मदद करते हैं। द सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। The UN has constantly been making effort to establish world peace, world unity and to achieve the dream of universal brotherhood। और ये जो सेक्रेटरीट है वो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन का मेन न्यूयॉर्क है वहां पर होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की तो वो पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, पूरी दुनिया के अंदर भाईचारा बना रहे और जो ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है कभी भी अराइज ही ना हो, यानी कभी ऐसी कोई चीज हो ही नहीं। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, कमेंट्स में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।